क्या पढ़ा था कल की क्लास में? माउंटेन कंप्लीट हो गए थे ना इंडिया के। आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ इंडिया। प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत के पठार। प्लेट्यू ऑफ इंडिया, देखिएगा भाई, मैंने आपको माउंटेन फॉर्मेशन में बताया था कि जिस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है सेम ऐसे ही किसका निर्माण होगा, पठार का निर्माण भी होगा। बस क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों में फर्क होता है मैग्मा के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर का। जो मैग्मा प्रेशर लगाता है ना प्लेटों के ऊपर, ये जो एरिया है ये प्लेट है। क्या ये प्लेट? ज्वाइंट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, इसको बोला जाता है प्लेट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैग्मा है भाई। क्या है? मैग्मा। ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको माउंटेन फॉर्मेशन के अंदर बताया था। जब ये मैग्मा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करता है, मैग्मा जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा तो जो प्लेट है ना, ये प्लेट जो है पैरामिड शेप में बैंड होंगी। और जब ये प्लेट पैरामिड शेप में बैंड होती है ना, तो सेम सतह का भाग भी क्या होता है? पैरामिड शेप में ऊपर उठ जाता है, जिसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? पर्वत कहा जाएगा। लेकिन जब प्रेशर कम हो, यहाँ पे जब प्रेशर क्या हो भाई? कम। मैग्मा के द्वारा यदि प्रेशर कम लगाया जाता है तो कम प्रेशर की वजह से प्लेटें धीरे 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 बैंड होंगी। जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट धीरे धीरे बैंड होंगी। ये प्लेटें क्या होंगी भाई? ऐसे धीरे धीरे बैंड होंगी। और धीरे धीरे बैंड होंगी तो ये किस शेप में ऊपर उठेंगी? प्लेटें जो हैं टेबल शेप में ऊपर उठेंगी। और फिर सेम इसी शेप में सतह का भाग भी क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। और इस ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। नीचे का प्रोसेस सेम है। नीचे एस्थेनोस्फेयर के अंदर क्या मिलता है आपको? एस्थेनोस्फेयर के अंदर मैग्मा होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण बनता है। मेटल एंड नॉन मेटल के मेल्टिंग फॉर्म में आने के कारण मैग्मे का प्रोडक्शन होता है। तो मैग्मे में क्या होगा? कन्वेंशन करंट होगा। जो कन्वेंशन करंट है, ये करंट मैग्मे को सर्कुलेट करवाता है। और जब ये मैग्मे को सर्कुलेट करवाएगा तो मैग्मा किससे टकराएगा? ये टकराएगा प्लेटों से। बस फर्क इतना है, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हुआ तो क्या बनेगा? माउंटेन है। और प्रेशर कम हुआ तो क्या बनेगा? प्लेट्यू यानी कि पठारे बनेगा। यहाँ तक आया सभी को समझ में? आप देखिएगा, जो प्लेट्यू होते हैं ना, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा, प्लेट्यू किसे कहा जाता है? पठार किसे कहा जाता है भाई? तो पठार वे ऊंचे स्थान होते हैं जो ऊपर से समतल या मेजनुमा आकृति के होते हैं। पठार वे ऊंचे उठे हुए स्थान होते हैं जो ऊपर से क्या हो? टेबल लाइक शेप में हो या फिर समतल हो। ठीक है, या तो समतल हो, ऐसे डेफिनेशन आप लिख सकते हो। वे ऊंचे हुए स्थान जो ऊपर से क्या होते हैं? समतल होते हैं। या फिर वे ऊंचे उठे हुए स्थान जो ऊपर से मेजनुमा आकृति के होते हैं, क्या कहलाएंगे? पठार कहलाएंगे। वे ऊंचे उठे हुए स्थान, ऊंचे उठे हुए स्थान, उठे हुए स्थान जो ऊपर से समतल, समतल या मेजनुमा आकृति में हो, समतल या मेजनुमा आकृति के हों, मेजनुमा आकृति के हों, वो क्या कहलाते हैं भाई? प्लेट्यू कहलाते हैं। वे ऊंचे उठे हुए स्थान जो ऊपर से क्या हों? समतल हों या फिर मेजनुमा आकृति के हों, क्या कहलाएंगे? पठारे कहलाएंगे। प्लेट्यू आर दोज हाई एलिवेटेड एरियाज विच अपर पार्ट इज लाइक ए टेबल शेप। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? प्लेट्यू कहेंगे। दैट्स कॉल्ड प्लेट्यू। आप देखिएगा, इसके प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के पठार होते हैं भाई? तो पठार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पठार होते हैं। एक होता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्यू, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्यू, प्लेट विवर्तनिकी
पठार। सेम टू सेम, जैसे प्लेट टेक्टोनिक माउंटेन थे ना, वैसे ही प्लेट टेक्टोनिक क्या होते हैं, पठार भी होते हैं। इनका जो निर्माण होगा दो प्लेटों के टकराने से, दो प्लेटों के आपस में टकराने से, आपस में टकराने से, दो प्लेटों के आपस में टकराने से जिस पठार का निर्माण होता है उसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्यू, प्लेट विवर्तनिकी पठार। दूसरा कौन सा होता है, वोल्केनिक, वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक पठार इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। जब एकदम से ज्वालामुखी इरप्शन से, ज्वालामुखी के इरप्शन होने से सतह का कोई भाग ऊपर उठता है और उसकी ऊपर से शेप जो है समतल बन जाए, वो क्या होता है, वो वोल्केनिक पठार होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि पहले नॉर्मली किसका फॉर्मेशन हुआ, पठार का फॉर्मेशन हुआ। कहीं ना कहीं से प्लेटों में फॉल्ट रह गया और उस फॉल्ट से लगातार मैग्मे का इरप्शन होता रहेगा। जब वो मैग्मा इरप्ट होते होते कहाँ पहुँचेगा, ऊपर वाले भाग के ऊपर पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे एक ज्वालामुखी का उद्गार होगा, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। यानी कि जिस पठार से लगातार या बहुत समय पहले मैग्मे का इरप्शन हो रहा है या मैग्मा बाहर निकल रहा है, वो क्या होगा, ज्वालामुखी पठार होगा। एक होता है डिसप्टेड पठार, डिसप्टेड प्लेट्यू, डिसप्टेड प्लेट्यू। डिसप्टेड प्लेट्यू कौन से होते हैं भाई, आपने एक रेजिडुअल माउंटेन पढ़ा था, अवशिष्ट पर्वत, जिस पर्वत ने अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया है, किसके कारण, लगातार सनलाइट के इफेक्ट के कारण, वाइंड इफेक्ट के कारण, रेनफॉल इफेक्ट के कारण। इन तीनों के कारण जब चट्टानें अपना प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट कर देती हैं धीरे धीरे इरोजन होकर, तो वो बन जाता है अवशिष्ट या रेजिडुअल। तो ऐसे ही रेजिडुअल प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, हमें डिसप्टेड प्लेट्यू भी बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार। जिस पठार का झरण हो चुका है या झरण हो रहा है वो होता है डिसप्टेड प्लेट्यू यानी कि विच्छेदित पठार। ये 3 प्रकार के होते हैं भाई प्लेट्यू। इतना सा है समझ में। अब देखिएगा, एक टर्म है अंतः पर्वतीय पठार, छोटी सी टर्म है अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार। क्या होता है भाई अंतः पर्वतीय पठार, अंतः, अंतः का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, पर्वतों के बीच में। ऐसा पठार जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उसको कहा जाता है अंतः पर्वतीय पठार। ऐसा पठार जिसके चारों तरफ क्या हो भाई, चारों तरफ पहाड़ी मिलेंगी, माउंटेन मिलेंगे, उसको कहा जाता है अंतः पर्वतीय पठार। अपने भारत में कौन कौन से पठार अंतः पर्वतीय पठार हैं, कौन कौन से पठार अंतः पर्वतीय पठार हैं? तो आपने सुना होगा एक पठार है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। किस टाइप का ये भी अंतः पर्वतीय पठार है। क्यों है अंतः पर्वतीय है? तो आपको पता होगा इसके ऊपर क्या है भाई, हिमालय और ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। इसके चारों तरफ क्या है, हिमालय और ट्रांस हिमालय, हिमालय और ट्रांस हिमालय की पहाड़ियों के बीच में होने के कारण ये क्या है, अंतः पर्वतीय पठार है। एक नाम सुना होगा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ये भी क्या है,
ये भी अंतः पर्वतीय पठार है। तिब्बत का पठार भी क्या है भाई? अंतः पर्वतीय पठार है। क्यों? क्योंकि इस तिब्बत के पठार के साउथ में, इसके साउथ में क्या है? हिमालय। तिब्बत के पठार के साउथ में क्या है भाई? हिमालय है। और इसके उत्तर में क्या है? कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। तो इन दोनों पर्वतों की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए क्या है ये भी एक अंतः पर्वतीय पठार है। कहाँ पे स्थित है ये स्थित है तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसी के साथ नोट कर लो, तिब्बत का पठार क्या है भाई? विश्व का सबसे बड़ा पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार। सबसे बड़ा पठार। बड़ा किसके आधार पे होता है? एरिया के आधार पे। जो ज़्यादा एरिया में फैला हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। तो ये ज़्यादा एरिया में फैला है, इसलिए क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है। लोकेटेड कहाँ पे? ये चाइना में। इसके साउथ में क्या है? हिमालय पर्वत है। इसके नॉर्थ में क्या है? कुनलुन पर्वत है। इसलिए किस प्रकार का पठार है ये? अंतः पर्वतीय पठार है। इसके साथ साथ एक और याद रख लेना, वो भी अंतः पर्वतीय है, पामीर का पठार। पामीर का पठार किस प्रकार का है? अंतः पर्वतीय पठार है। क्यों? क्योंकि इस पामीर के पठार के उत्तर और पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है। हिंदकुश। पामीर के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत है। इस पामीर के पठार के साउथ में क्या है भाई? हिमालय। क्या इसके साउथ में? हिमालय है। तो हिमालय और हिंदकुश पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण ये भी अंतः पर्वतीय पठार है। कहाँ पे स्थित है ये भी चाइना में स्थित है। लोकेटेड इन चाइना। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है चीन में। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इतना सा भी आपको याद रखना है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार। और ऊंचा होने के कारण इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये कहलाता है विश्व की छत। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण कहलाया विश्व की छत। दोनों क्लियर हैं? दोनों याद रखने आपको। तिब्बत का पठार और पामीर का पठार दोनों चाइना कंट्री में लोकेटेड हैं। तिब्बत का जो पठार है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ये एक अंतः पर्वतीय पठार है। कौन कौन से पर्वत की पहाड़ियों से घिरा है? तो ये घिरा है हिमालय और कुनलुन माउंटेन की पहाड़ियों से। ऐसे ही पामीर का पठार भी चाइना में लोकेटेड है। ये जो पठार है अंतः पर्वतीय टाइप का है। इसके उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है। इसके साउथ में क्या है? हिमालय पर्वत है। दोनों की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण क्या भी? अंतः पर्वतीय पठार है। ये जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा है। ऊंचा होने के कारण इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की छत इसको कहा जाता है। अब देखिएगा, इससे आगे हम पढ़ेंगे भारत के पठार। भारत के पठार। भारत के पठारों की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में भारत के नॉर्थ में एक पठार है भाई। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पठार का नाम है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार लोकेटेड इन लद्दाख। कहाँ पे स्थित है ये? लद्दाख। लद्दाख के साथ साथ ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख के साथ साथ कहाँ पे फैला है ये फैला हुआ है जम्मू और कश्मीर में। लद्दाख का पठार अपने भारत का सबसे बड़ा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है ये। बड़ा किसके आधार पे होता है? एरिया के आधार पे होता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है। भारत का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू, सबसे ऊंचा पठार। ऊंचा पठार है ये भारत का सबसे। उसके साथ साथ
भारत का सबसे सूखा पठार, भारत का सबसे सूखा पठार भी है भाई ये। सूखा, सूखे का मतलब है इस वाले पठार के ऊपर रेनफॉल नहीं होती, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होगी तो इसकी चट्टानें कैसी मिलेंगी आपको? ड्राई मिलेंगी, बिल्कुल सूखी मिलेंगी। ठीक है, तो ये भारत का क्या है? सूखा पठार है। बताया था ना लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। लद्दाख में भारत के अंदर राजस्थान के बाद सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, एक तो जगह है राजस्थान का जैसलमेर फर्स्ट रैंक पे सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में डेजर्टेड एरिया है ये। और दूसरे नंबर पे लद्दाख के अंदर एक जगह पड़ती है ले वाली जगह पे सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, दूसरे स्थान पे। क्यों भाई, क्यों होती है बारिश कम? क्योंकि भारत में जो मानसून आती है ना वो दो प्रकार की आती है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक रिट्रीट मानसून। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में बारिश हो रही होती है तो वो सबसे पहले साउथ इंडिया में बारिश करवाएगी। साउथ इंडिया से जब वो ऊपर की तरफ आएगी ना तो विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं और बीच में कुछ पठार है, वो उसको क्या कर देती हैं? उसको डाइवर्ट कर देती हैं। उसको डाइवर्ट करके कुछ बारिश तो चली जाएगी कहाँ पे? पूर्वी भारत की तरफ है, और कुछ बारिश कहाँ पे जाएगी भाई? उत्तर भारत की तरफ है। उत्तर भारत में जो बारिश करवाएगी वो पंजाब, राजस्थान में भी नहीं करवाती, क्योंकि राजस्थान में एक माउंटेन है अरावली माउंटेन। वो जो माउंटेन है ना वो मानसून के पैरेलल है। अरावली की पहाड़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई हैं तो हवाएं यहाँ से क्रॉस हो जाती हैं या फिर यहाँ से क्रॉस हो जाती हैं, बस यहाँ टकराएंगी और यहाँ पे थोड़ी सी क्या करवाएंगी? बारिश करवाएंगी। बाकी यहाँ से वो सीधा क्रॉस कर जाती है, क्योंकि बीच में टकराने के लिए कुछ है ही नहीं। तो नहीं टकराएंगी तो वो कहाँ पहुँचेंगी? हरियाणा। कहाँ पहुँचेंगी? हरियाणा। हरियाणा के साथ साथ पंजाब, पंजाब के साथ साथ यूपी, यहाँ पे क्या करवाएंगी? बारिश करवाएंगी। यहाँ से आगे कहाँ जाएंगी? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश तक जाते जाते इन हवाओं का सारा पानी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत बचता है ना वो जम्मू कश्मीर में जाके क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है बिल्कुल कंप्लीटली। जब ये हवाएं लद्दाख में एंट्री करती है ना तो ये बिल्कुल ड्राई होती हैं। ठीक है, और बिल्कुल ड्राई होने के कारण यहाँ पे एक ड्राई एरिया का फॉर्मेशन करती हैं, और वो ड्राई एरिया क्या है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोल्ड डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? सियाचिन में है। सियाचिन के साथ साथ लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के पठार पे है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया क्या है? ये भी एक डेजर्टेड एरिया है, बस फर्क इतना है ये कोल्ड डेजर्ट है और राजस्थान वाला वो एक कैसा अभी वार्म डेजर्ट है। उसके बाद देखिएगा लद्दाख से हम नीचे आएंगे। लद्दाख से नीचे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कोई भी प्लेट्यू नहीं है। इस वाले क्षेत्र में कोई भी प्लेट्यू नहीं है। प्लेट्यू कहाँ है भाई? प्लेट्यू फिर इसके बाद मिडिल इंडिया में है। इसके बाद कहाँ पे है? मिडिल इंडिया में कुछ पठार हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें ना तो मध्य भारत में देखो ये गुजरात है जो कि सबसे पश्चिम में पड़ेगा। गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान, यहाँ पे लगभग एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, झारखंड है। इस वाले एरिया में क्या है? इस वाले एरिया में पठार हैं। इस वाले एरिया में क्या सबसे ज़्यादा? पठार हैं। यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक पठार है यहाँ पे मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार के पूर्व में है मालवा का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड पठार के पूर्व में है बघेलखंड का पठार, और यहाँ पे है रोहेलखंड का पठार, और यहाँ पे है झारखंड का पठार। ये कुछ पठार है यहाँ पे। ये है मेवाड़ का पठार, मेवाड़। मेवाड़ के बाद ये है मालवा। मालवा, मालवा के बाद है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद आएगा बघेलखंड। बघेलखंड ये है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। ये है रोहेलखंड का पठार। रोहेलखंड का पठार, और एक यहाँ पे पड़ेगा लगभग है शिलोंग का पठार।
शिलोंग का पठार, ये शिलोंग पठार है। फिर इस वाले एरिया में एक पठार पड़ता है, इसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ये कुछ मेजर पठार हैं अपने भारत के, एक एक करके पढ़ेंगे बे इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन सारे पठारों को ना भारतीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो पठार है ना, इनको कहा जाता है भारत की उच्च भूमि। भारत की उच्च भूमि, ये भारत की उच्च भूमि है। जो भारत मिडिल इंडिया है ना, वो बीच में से ऊपर उठा हुआ है पठारों के कारण, तो ये कहलाता भारत की उच्च भूमि। अगर हम सबसे पहले बात करें मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है भाई राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ है एमपी, राजस्थान और एमपी में है। ये जो पठार है, इस पठार से किस किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन होता है? तो यहाँ से कॉपर निकाला जाता है, कॉपर, कॉपर के साथ साथ सिल्वर, सिल्वर के साथ साथ आपने सुना होगा माइका, माइका निकलता है यहाँ से, माइका। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, माइका सबसे ज़्यादा कौन से पठार से एक्सट्रैक्शन करते हैं? इनका मेवाड़ के पठार से सबसे ज़्यादा इनका एक्सट्रैक्शन होता है। मेवाड़ के पठार का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता है बनास नदी का क्षेत्र। बनास नदी का क्षेत्र, यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, बनास नदी। एमपी वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है बनास नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। एमपी से ओरिजिनेट होके ये नदी यूपी में जाती है और यूपी में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये क्या है? यमुना की सहायक नदी भी है। उसके बाद देखिएगा, ये जो पठार है ना, इस पठार के पूर्व में क्या है? मेवाड़ के पठार के पूर्व में क्या है भाई? तो इसके पूर्व में बताओ शाबाश, क्या है पूर्व में? मालवा का पठार। पूर्व में क्या दिख रहा है आपको? मालवा का पठार है पूर्व में। और अगर इसके पश्चिम की बात करें ना, इसके पश्चिम में एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है अरावली। मेवाड़ के पठार के पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में अरावली पर्वत है, पश्चिम में अरावली पर्वत है। और इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में मालवा का पठार है। ठीक है, इतने से पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेवाड़ का जो पठार है ये लोकेटेड है राजस्थान, राजस्थान के साथ साथ है एमपी। इस पठार से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है किसका? कॉपर, कॉपर के साथ साथ सिल्वर, सिल्वर के साथ साथ है माइका। तीनों चीज़ों का यहाँ से हाईली एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस पठार का जो एरिया है ना, उसको कहा जाता है बनास नदी का क्षेत्र, क्योंकि बनास नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। किसकी सहायक है ये? यमुना की सहायक है। इसके पूर्व में क्या है? मालवा का पठार। इसके पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत इसके पश्चिम में है। उसके बाद देखिएगा अगला जो पठार है मालवा का पठार, दूसरे नंबर पे आएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का जो पठार है ये भी कहाँ पे लोकेटेड है भाई? राजस्थान, राजस्थान के साथ साथ कहाँ पे? एमपी। राजस्थान और एमपी में ये स्थित है। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? सिल्वर, कॉपर, माइका। यहाँ पे भी क्या क्या मिलेगा? तो इस पठार से भी निकाला जाता है सिल्वर, जिसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। सिल्वर के साथ साथ है कॉपर, और कॉपर के साथ साथ है माइका, माइका। यह जो पठार है ये बना है बेसाल्ट रॉक्स से। बेसाल्ट चट्टानें इसके आसपास पाई जाती हैं, और बेसाल्ट चट्टान होंगी तो कैसी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है यहाँ पे? काली मिट्टी। इस मालवा के पठार के आसपास का क्षेत्र कहलाता है चंबल नदी का क्षेत्र। चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल रिवर बेसिन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाएगा? चंबल रिवर बेसिन। ठीक है, चंबल जो रिवर है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? सोइल इरोजन के लिए फेमस है, फेमस फॉर सोइल इरोजन। चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। मृदा
अपरदन के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन यही नदी करवाती है। इस नदी का जो बेसिन है ना, इसका जो क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र में बीहड़ है। चंबल नदी के आसपास क्या है भाई? इसके बेसिन में बीहड़। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ क्या होता है अभी? बीहड़ बोलते हैं बैड एरिया को, बुरे स्थानों को, जहाँ पे कुछ असभ्य चीज हो। असभ्य क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डाकू रहते हैं भाई, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है ये, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध। सॉन्ग सुना होगा आपने, चंबल के डाकू, सुना है क्या? हाँ, चंबल के डाकू यही रहते हैं, चंबल के डाकू। ठीक है, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो बीहड़ कहलाता है। और ये बीहड़ किसके लिए फेमस है? ये डाकुओं के लिए फेमस है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। इस बीहड़ के अंदर क्या है भाई? झाड़ियाँ। जो डेजर्ट फॉरेस्ट की एक वनस्पति है झाड़ी, ठीक है, वो झाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा है। और वो झाड़ियाँ भी हाई डेंस है, उनके अंदर क्या है भाई? सघन है। वो क्या है? वो सघन है, हाई डेंस है, मतलब आर पार नहीं दिख सकता वहाँ से। हाई डेंस होने के कारण उन झाड़ियों के बीच में डाकुओं ने अपने रहने की जगह बना रखी है, और इसलिए इसको कहा जाते हैं, क्या कहा जाता है? डाकुओं के लिए प्रसिद्ध जगह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह इतनी जाती नहीं। इसके बाद क्या आएगा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार कहाँ पे स्थित है? बुंदेलखंड का पठार एमपी के साथ साथ है यूपी। एमपी और यूपी में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। ये जो पठार है ना, इस पठार की जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट चट्टान है। इस पठार की चट्टान किस प्रकार की है भाई? तो ग्रेनाइट चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टानें किसका सोर्स होती है? सोर्स ऑफ आयरन एंड फेरस। सोर्स ऑफ आयरन एंड फेरस। आयरन या फिर फेरस आप इसको बोल सकते हो। आयरन और फेरस के लिए प्रसिद्ध होती है ग्रेनाइट की चट्टान। तो जब इन चट्टानों का झरण होगा, जब इन चट्टानों का क्या होगा भाई? झरण होगा, तो यहाँ पे लाल मिट्टी बनेगी। कैसी मिट्टी बनेगी? हाँ, लाल मिट्टी यहाँ पे बनेगी। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन के जो अयस्क होते हैं ना, आयरन के अयस्क इस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो ये जो मिट्टी होती है इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा लाल है, और ये जानी जाती है लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जगह। लाल मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? क्या होता है लाल मिट्टी में ज्यादा? कपास कौन बोल रहा था? कपास के लिए तो ब्लैक सॉइल होती है। देखो, जो रेड सॉइल होती है ना, इस रेड सॉइल के अंदर ज्यादा क्या होता है? सब्जियां होती है। क्या होती है? ज्यादा सब्जियां इसके अंदर ज्यादा होती हैं। ठीक है, रेड सॉइल के अंदर सब्जी ज्यादा होती है। सब्जी के साथ साथ, सुनो भाई, सब्जी के साथ साथ इस वाले क्षेत्र में गेहूं और चावल भी अच्छा होता है। ठीक है, गेहूं, चावल और सब्जियां इस वाली मिट्टी में ज्यादा होती हैं। उसके बाद देखो भाई, जो बुंदेलखंड का पठार है ना, बस इतना ही याद रखना इसके बारे में। अगला देखो, बघेलखंड। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, और इसका थोड़ा सा एरिया पड़ता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जो पठार है ना, इसके अंदर भी बेसाल्ट सोइल पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें हैं यहाँ पे, बेसाल्ट चट्टान हैं, जिनके कारण ब्लैक सोइल पाई जाती है। ब्लैक सोइल यहाँ पे पाई जाती है। ज़्यादातर जो ब्लैक सोइल है वो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाई जाती है, क्योंकि नदियों का बहाव किस तरफ है? पूर्व की तरफ है, और नदियाँ अपने साथ सारी मिट्टी को पूर्व दिशा में बहा के ले जाएंगी। और यूपी एमपी के पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ज़्यादातर ब्लैक सोइल कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे क्या होती है? कपास होती है। कपास के साथ साथ यहाँ पे चावल होता है। कपास और चावल ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिएगा, एक पठार है रोहेलखंड का पठार।
रोहिलखंड। कहाँ पे है रोहिलखंड? रोहिलखंड का पठार कहाँ पे है? ये जो पठार है ना, ये है यूपी में। यूपी में एक क्वेश्चन याद रखना है, रोहिलखंड के पठार की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से शिला पत्थर तैयार किया जाता है। रोहिलखंड पठार की जो चट्टान है ना, इन चट्टानों से शिला पत्थर तैयार किया जाता है। शिला जानते हो क्या होती है? शिला नहीं देखी किसी ने? शिलाजीत शिलाजीत नहीं। अरे ये आपने देखा होगा, शनिदेव का एक पत्थर सा होता है कई जगह पे, कहीं कहीं पे तो आपको प्रॉपर है उनकी जो है प्रतिमा मिलेगी, और कहीं कहीं पे ना एक पत्थर सा लगा देते हैं, उसको बोलते हैं शिला। वो जो शिला पत्थर होता है ना, वो कौन से पठार के पत्थरों से तैयार होता है? हाँ, रोहिलखंड के पठार के जो पर्वत है, जो चट्टान है ना, इसके पत्थर और चट्टानों से तैयार होता है शिला पत्थर। इसके बाद देखिएगा, इससे आगे कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? ये पठार कहाँ पे है भाई? छोटा नागपुर जो पठार है ना, इसका मेजर पार्ट कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार में भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पड़ता है ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और थोड़ा सा उड़ीसा में भी है, उड़ीसा। इन स्टेट के अंदर पाया जाता है कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन अगर आपको पूछ ले मेजर पार्ट, इसका मुख्य भाग कहाँ पे है, तो इसका मेजर पार्ट कहाँ पे है भाई? झारखंड के अंदर इसका मेजर पार्ट है। इसको कहा जाता है भारत का रूर। क्या कहा जाता है इसको? भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। क्या क्या निकलता है यहाँ से? इस पठार से मेटल, नॉन मेटल, कोयला, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकलता है। सबसे ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल भी कौन से पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। यहाँ से क्या निकलेगी भाई? मेटल, मेटल के साथ साथ नॉन मेटल, नॉन मेटल और कोल, कोल। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। इसके साथ साथ यहाँ से निकलता है यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यूरेनियम। और इस यूरेनियम के सोर्स कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर के पठार में इस यूरेनियम के सोर्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं? कौन बताएगा? छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं? नाम सुना होगा आपने, दामोदर नदी। यहाँ से एक तो दामोदर नदी निकलती है, दामोदर के साथ साथ दामोदर और सवर्ण रेखा नदी, सवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। दामोदर और सवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है अभी? छोटा नागपुर के पठार से होता है। और भारत सरकार सबसे ज़्यादा खनिजों का एक्सट्रैक्शन जो करती है ना, वो छोटा नागपुर के पठार से ही करती है। दामोदर नदी घाटी में आपने सुना होगा कि जो दामोदर नदी की घाटियाँ हैं, इन घाटियों के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। दामोदर नदी घाटियों में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? कोयला निकलता है। इसलिए भारत की पोल्यूटेड रिवर भी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी दामोदर नदी है, क्योंकि उसके पानी में कोयले के कण जो हैं घुले मिले रहते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक पठार है शिलोंग का पठार। 2 और बचे हैं बस। शिलोंग का पठार कहाँ पे है? ये पठार मेघालय। कहाँ पे है भाई?
मेघालय। इस पठार के पश्चिम में पहाड़ी है गारो, इसके उत्तर में पहाड़ी है खासी, इसके पूर्व में पहाड़ी है जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के बीच में स्थित है कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा रेनफॉल। सबसे ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण इसकी चट्टानें हमेशा क्या रहती हैं? गिल्ली। इसकी जो चट्टान होंगी कैसी होंगी? इसकी चट्टान गिल्ली होंगी। ठीक है, इसकी चट्टानें कैसी हैं? गिल्ली है। और गिल्ली जो चट्टानें हैं ना, जब इन चट्टानों का इरोजन होगा, इनका झरण होगा, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं लैटेराइट सोइल। गिल्ली मिट्टी के इरोजन से जो सोइल बनती है वो होती है लैटेराइट सोइल, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, शिलोंग के पठार के आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो यहाँ पे लैटेराइट सोइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस पठार की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा रेनफॉल के कारण गिल्ली रहती हैं, और गिल्ली होने के कारण इन चट्टानों का इरोजन ज़्यादा होगा। इरोजन ज़्यादा होने से यहाँ पे एक मिट्टी बनेगी जिसका नाम है लैटेराइट सोइल। ये जो लैटेराइट सोइल होती है ना, इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। एक तो बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की मिट्टी होती है, ये कंक्रीट वाली होती है। इस मिट्टी के अंदर क्या मिलेंगे आपको? कंकरों के बड़े बड़े कण, बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं चट्टानों के। ठीक है, लैटेराइट सोइल के अंदर। लास्ट पठार है भी अपने भारत का दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, कर्नाटक के साथ साथ केरल, और केरल के साथ साथ ना ये आंध्रा में भी है। आंध्रा मेजर पार्ट की अगर बात करें तो इस पठार का जो मेजर पार्ट है ना वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दक्कन का ट्रैप भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैप है, तो ये भारत का सबसे लंबा पठार है। भारत का सबसे लंबा पठार, भारत का सबसे लंबा पठार जिसकी लंबाई ज़्यादा है, सबसे लंबा पठार कौन सा है भाई? दक्कन का पठार है। किस प्रकार की चट्टानें हैं इसकी? तो इस पठार की जो चट्टान है ना वो बेसाल्ट चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान होंगी तो कैसी मिट्टी मिलेगी? कैसी मिट्टी मिलेगी? काली। तो इस पठार की जो मिट्टी है ना, आसपास के एरिया में बेसाल्ट चट्टानों के कारण काली मिट्टी का फॉर्मेशन हो रखा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? गुजरात में। कौन बोल रहा है? सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है ना वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। किसके लिए फेमस होती है? हाँ, कपास के लिए फेमस होती है। इस मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होती है। आप गुजरात इसलिए बोल रहे थे कि गुजरात में कपास ज़्यादा होती है ना। गुजरात में कपास ज़्यादा होती है, उसकी वजह है कि गुजरात के पास कृषि के लिए भूमि ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है। महाराष्ट्र में कपास इसलिए कम होती है क्योंकि महाराष्ट्र के पास कृषि योग्य है, भूमि कम है, और भूमि कम होगी तो कृषि भी क्या होगी? कम होगी। लेकिन ब्लैक सोइल की अगर हम बात करें ना, सोइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सोइल मिलती है। महाराष्ट्र के साथ साथ कौन कौन से एरिया में? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे के सारे राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार मिलेगा, क्योंकि दक्कन जो ट्रैप है वो 3-4 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आसपास के एरिया से बहती हैं, और नदियाँ जब बहेंगी तो वो बेसाल्ट चट्टानों का झरण करेंगी, और इस बेसाल्ट चट्टानों से जो काली मिट्टी मिलेगी ना वो आसपास के सारे एरिया में स्प्रेड हो जाएगी, सारे एरिया में फैल जाएगी। तो साउथ इंडिया के अंदर आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र में। कपास के लिए फेमस होती है, और कपास ज़्यादा कहाँ पे? गुजरात में। कपास ज़्यादा होती है गुजरात में। गुजरात में कपास ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो दक्कन ट्रैप है ना, इस दक्कन ट्रैप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, केरला का पठार,
आंध्रा का पठार, ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पूछा जाता है कि इसी पठार का जो पार्ट है, इसी का एक पार्ट है आंध्रा पठार। आंध्रा पठार, आंध्रा जो पठार है ना, इस आंध्रा पठार में क्या होता है सबसे ज़्यादा? आंध्रा पठार के आसपास का जो रीजन है वो किसके लिए फेमस है? कौन सा जो मसाला ला लो या फिर कोई फसल ला लो, बताओ क्या ज़्यादा होता है? जैसे केरला में मसाले ज़्यादा होते हैं, क्या होगा ज़्यादा? कोई भी फसल हो सकती है, कोई भी मसाला हो सकता है, आप बताओ मेरे को। आंध्रा में क्या ज़्यादा होता है? दान, श्योर हो? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, आंध्रा के आसपास का जो क्षेत्र है ना इस पठार का, वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा होती है। आंध्रा में 2 जगह हैं जहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। एक तो जो दक्कन ट्रैप है ना, इसके आसपास के क्षेत्र में चावल ज़्यादा होगा, और एक यहाँ पे जगह पड़ती है केजी बेसिन। केजी बेसिन, बेसिन का अर्थ होता है नदी के आसपास का क्षेत्र, नदी के आसपास का क्षेत्र। तो जो ये केजी बेसिन है ना, ये 2 नदियों के बीच का एरिया है, एक कृष्णा और एक गोदावरी। दोनों नदियों के बीच में जो क्षेत्र है ना, उसी को कहा जाता है केजी बेसिन। ये एक फर्टाइल एरिया है। केजी बेसिन क्या है भाई? फर्टाइल एरिया है, उर्वरक क्षेत्र है, और यहाँ पे होता है क्या? चावल। क्या होता है यहाँ पे? हाँ, चावल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, पेपर में आया हुआ है, चावल की खेती के लिए कौन सा जोन सर्वाधिक उपयोगी है? कौन से जोन में, कौन से कटिबंध में चावल ज्यादा होता है? बताओ शाबाश, ऑप्शन दें। उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण या फिर डोल्ड्रम? कौन सा है? शीतोष्ण। जम्मू कश्मीर में उगा दोगे आप चावल? अच्छा, उपोष्ण, हाँ उपोष्ण आएगा, मैंने सुना शीतोष्ण। बस वही बातें नहीं, देखो बस चुप हो जाओ। अरे मैं बता रही हूँ ना, उपोष्ण जोन होता है, उपोष्ण। कौन सा है? उपोष्ण। उपोष्ण में ठीक ठाक होती है। जो उपोष्ण जोन होता है ना, उसमें ठीक ठाक चावल हो जाता है। जैसे अपना हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा में भी चावल होता है ना, तो हरियाणा के उपोष्ण में भी होता है, और कुछ हरियाणा का भाग उष्ण में पड़ता है, वहाँ पे भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चावल होगा वो उष्ण जोन में होता है, ट्रॉपिकल जोन में होता है। उष्ण का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, और चावल की खेती को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होना चाहिए भी? पानी। क्या होना चाहिए? पानी। यानी कि रेनफॉल की भी ज़्यादा डिमांड रहेगी, रेनफॉल के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ का जो एरिया है ना, वो आर्द्र क्षेत्र होना चाहिए। कैसा एरिया होना चाहिए? आर्द्र, वेट एरिया के अंदर चावल ज़्यादा होता है। तो उष्ण जोन में ज़्यादा होता है भाई, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में चावल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अरे सबसे ज्यादा उष्ण में और उपोष्ण में भी ठीक ठाक चावल हो जाता है। नहीं बताया, उष्ण बता रही हूँ मैं। ये कह रही थी कि हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, वो उपोष्ण है। उपोष्ण, हरियाणा में उपोष्ण क्षेत्र है या नहीं है? है ना। और हरियाणा में चावल होता है या नहीं होता? करनाल में चावल होता है, कैथल में चावल होता है, उपोष्ण जोन में है दोनों। पानीपत हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, तीनों के तीनों उपोष्ण जोन में है, और तीनों में चावल होता है। लेकिन साथ में किस में होता है भाई? उष्ण में भी। इसके लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उष्ण जोन है। कर लोगे इतना सा? हरियाणा की जो जलवायु है ना, वो उष्ण और उपोष्ण